नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न हो चुका है। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमान भी सामने आ चुके हैं। सर्वे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है, लेकिन दोनों के बीच यानी कि बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर भी हो सकती है। तो वहीं टीएमसी समेत तमाम विपक्ष ये दावा कर रहे हैं कि 4 मई को जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल से एकदम अलग होंगे। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि हिंसा हंगामे का आरोप एक दूसरे पर लगाने की होड़ है। एग्जिट पोल को स्वीकार करने से बच रहा है विपक्ष। बंगाल में रिकॉर्ड पोल का मतलब क्या माना जाए? सवाल है कि हिंसा के जरिए डर फैलाने की क्या कोशिश की गई दूसरे चरण में? बंगाल में हिंसा वर्चस्व बचाने की जंग है और एग्जिट पोल में जीत मंजूर, लेकिन हार से डर। क्या ऐसा है क्या? और 4 मई 12 बजे, बार बार ये जो बातें कही गई कि 4 मई को 12 बजे के बाद, सवाल है कि 4 मई को 12 बजे के बाद क्या होने वाला है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। जितने सीट 21 पे मिला था, उससे ज्यादा और बड़ा बहुमत से तृणमूल चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। चुनावों के नतीजे जब 4 मई को आएंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 4 तारीख आने दीजिए, उसके बाद दूध के दूध और पानी के पानी साफ हो जाएगी हम लोग। एग्जिट पोल को तो मैं सट्टा से ज्यादा समझता नहीं। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है। जोर जबरदस्ती से ईवीएम कब्जे में लेकर निर्णय बदलना चाहती है, उसका मतलब बंगाल में बदलाव होना निश्चित है, जो कि 4 तारीख को रिजल्ट के रूप में हमें दिखाई देगा। मेरा एग्जिट पोल पर उतना विश्वास नहीं है। 3 जगह क्लीन स्वीप है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ेंगे, सोफिया खान हमारे साथ होंगी, दानिश अजीज होंगे, राम प्रकाश पांडे होंगे, गौतम लाहिरी जी होंगे, अजीत शुक्ला जी होंगे। इस वक्त हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिज्ञान सर, एग्जिट पोल पर तो हमने काफी बात की, लेकिन दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले जो हिंसा नजर आई, जो बहुत बड़ी हिंसा नहीं लेकिन कई जगह पर हुई, क्या ये इस फेज में वर्चस्व को बचाने की जंग थी या वर्चस्व बनाने की जंग थी? अच्छा सवाल है प्रत्युष, इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। हालांकि छुटपुट थी, उस स्केल की वायलेंस नहीं थी लकीली, और ये अच्छी बात है, जिसका एक समय पर अंदेशा किया जा रहा था। आपको अच्छे से याद होगा इन्हीं चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो ये होता है क्योंकि जो बड़ा फैक्टर इस चुनाव में अभी तक नज़र आ रहा है वो ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जिस स्तर से मतदान हुआ है, और मेरा अपना ये मानना है हाल के चुनाव के तजुर्बों से देखते हुए कि ज़्यादातर जहाँ पर ऐसा लगा या ऐसे अनुमान आए कि कांटे की टक्कर है या क्लोज कॉन्टेस्ट है, अंततः नतीजे जो है वो बिल्कुल ही एक तरफा आए, और उसमें एक बड़ा फैक्टर रहा वोटिंग का परसेंटेज। अब यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज काफ़ी हाई है, तो इसीलिए एक एलिमेंट पर डिस्कशन होता है कि हाँ भाई, अगर हिंसा हुई तो किसने किसको रोकने की कोशिश की या किसने किसकी मदद करने की कोशिश की। बट अंततः इससे ज़्यादा बड़ा फैक्टर होगा जो बढ़ा हुआ वोटिंग का प्रतिशत इन चुनावों में नज़र आया है पश्चिम बंगाल के, जो मेरे आकलन से किसी न किसी तरफ इसको बहुत निर्णायक ही रखेगा नतीजे को जब ये 4 मई को आएंगे। इस बार का बंगाल का चुनाव तुलनात्मक रूप में देखें तो बिना किसी बड़े हिंसा के निपट गया। क्या ऐसी सूरत में चुनाव आयोग की, केंद्रीय बलों की तारीफ नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव वो भी बंगाल जैसे स्टेट में संपन्न करा पाया? हाँ, नहीं, ये तो देखिए अब
चूंकि चुनाव आयोग बहुत सारी आलोचनाओं के घेरे में, सबको अधिकार है आलोचना करने का जहां तक विपक्ष का सवाल है, लेकिन कंडक्ट कराना चुनाव को करवाना, ये तो अंततः चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी रही है हमेशा से और आगे भी रहेगी। तो उसी लिहाज से जरूर तुलनात्मक अध्ययन अगर पास्ट से किया जाए पश्चिम बंगाल का, तो चुनाव में हिंसा कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए अगर किसी को क्रेडिट किया जाना है तो वो चुनाव आयोग होगा, भले ही आप उससे जितने सवाल चाहें पूछते रहे, मैं उसको रोकने की कतई बात नहीं करता हूं, लेकिन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑन द ग्राउंड सिंस इट हैज बीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो अगर ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है 2 चरण के पश्चिम बंगाल चुनाव में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चरणों में ये चुनाव हुए हैं, तो इसमें जरूर इसी को क्रेडिट करना होगा। बिल्कुल। हमारे साथ सोफिया खान इस वक्त टीएमसी की नेता जुड़ चुकी हैं, दानिश अजीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईएमआईएम के नेता। सोफिया जी, एग्जिट पोल के अनुमान से इतर आपका क्या अनुमान है? मुझे पता है कि आप कहेंगे कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, इसलिए मैंने सवाल आपसे ये किया कि आप एग्जिट पोल से इतर क्या मान रही है, क्या आंकड़े हैं टीएमसी के? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, पश्चिम बंगाल में चूंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक जमीनी कह सकते हैं दल है, तो पार्टी है। अभी जमीन पर रहकर जो चीजों को हम आंकड़े लेते हैं उस हिसाब से ऑब्वियसली तृणमूल कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है 4 तारीख को, क्योंकि हम लोग हर एक गली मोहल्ले और लोगों के बीच में रहते हैं। तो 365 दिन जो लोग लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये एग्जिट पोल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी मीडियाज हैं उन्होंने किस तरीके के एग्जिट पोल किए हैं, ये वही वाली है जो 2021 में भी ऐसा ही अनुमान लगाया गया था कि बिल्कुल बीजेपी स्वीप कर देगी, पूरी तरीके से बीजेपी जो है तृणमूल को उड़ा देगी, 200 पार कर देगी। और इन लोगों ने भी नारा लगाया था कि अब की बार 200 पार, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने 200 पार किया। अच्छा, इस बार सोफिया जी चुनाव शांतिपूर्वक हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जो लोग दंगे करते थे इस बार उन लोगों ने दंगा नहीं किया होगा ऑब्वियसली। अगर यहाँ पर हर एक 100 वोटरों, कौन लोग दंगे करते थे? केंद्रीय बल था, आ रही हूं मैं, 100 वोटरों के ऊपर ऑब्वियसली अगर हमारी सरकार है तो हम तो दंगे नहीं करेंगे ना। पत्थर माफिया, जमीन माफिया, अगर सरकार बन जाएगी उसके बाद सरकार को उलटने के लिए, सरकार को परेशान नहीं, चलिए एक सेकंड सोफिया जी, आपने कहा कि जो लोग दंगे करते थे इस बार दंगा नहीं कर पाए। अब आप मुझे बताइए 2011 से लेकर 2026 तक कौन लोग थे जो दंगे करते थे? मैं उससे पीछे जाऊंगा तो आप कहेंगे कि लेफ्ट दंगे करती थी, वही दंगे करते थे क्योंकि उसकी सरकार थी। जिन्होंने सरकार को चलाने के लिए ममता बनर्जी को हमेशा से ही रोकने की कोशिश की, वो या तो फंड अटकाकर किया, या तो उनकी सरकार पर तोहमत लगाकर किया, या तो सरकार को किसी भी तरीके से जलील करके। मतलब आप मान रही है ना सोफिया खान जी कि चुनाव शांतिपूर्वक हुआ? सोफिया जी, आप मान रही है कि चुनाव भयमुक्त हुआ, शांतिपूर्वक हुआ, बम्पर वोटिंग आपके मुताबिक, आपके दावे के मुताबिक बम्पर वोटिंग आपके पक्ष में जाती हुई दिख रही है और आप एक बड़े बहुमत से जीतेंगे, तो फिर इसमें पक्षपात कहां से आया ये बताइए? ये जो बार बार चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है कि पक्षपात हो रहा है, जब आप खुद मान रहे हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, तो क्रेडिट आपको चुनाव आयोग को, केंद्रीय बलों को देनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं भयमुक्त हुआ, तब भी आपको उनको देनी चाहिए, क्योंकि आप स्वीकार रही हैं कि बंगाल में भयमुक्त चुनाव हुआ, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, मतलब बंगाल कब तक इतिहास से उलट हुआ। इन 4 महीनों में पश्चिम बंगाल में 200 लोगों की मौतें हुई हैं और वो चुनाव आयोग की वजह से हुई हैं। SIR करके BLOs जो काम कर रहे थे सरकारी काम, मैंने 2 चरणों में मतदान के बारे में पूछा था। 2 चरणों में मतदान नहीं, चुनाव आयोग को आप जो क्रेडिट दे रहे हैं, मैं उसके ही लिए कह रही हूँ कि चुनाव आयोग के ही वजह से, भाजपा के प्रेशर की वजह से 200 लोगों की पश्चिम बंगाल में जाने गई हैं, तो कुल मिला के वो चीजें जो एक ही हो गई। अगर हमारे मतदाता, अगर हमारे, अभी आप कहेंगे कि ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस नहीं ऐसी चीजें हुई हैं, तो हम तो कहेंगे कि इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया में जो 4 महीने से चल रही थी, वैसे में तो 200 लोग मरे ना, उनकी भी बात की जानी चाहिए, उन शहीदों की भी बात। हमारे साथ प्रदीप भंडारी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रदीप भंडारी जी, इन्होंने कहा कि हाँ, नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई, बवाल नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग दंगा करते थे वो दंगा नहीं कर पाए। मैंने इनसे ही पूछा कि कौन लोग थे वो जो दंगा करते थे, आपको समझ में कौन थे? ये थे वो लोग, जहांगीर खान
जिसके ऊपर एनएचआरसी ने 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के बाद में इसको और उद्यान गुहा को कहा था कि ये मेन कॉन्स्पिरेटर थे पोस्ट पोल वायलेंस के। एनएचआरसी की वो रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर सबमिट हुई और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल, लॉ ऑफ द रूलर इन बंगाल। अभिजीत सरकार स्लेन युवा जिसको तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मारा था पोस्ट पोल वायलेंस, उसने फेसबुक पे वीडियो तक बनाया था कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उसको मारे और उसको अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। तो असली गुंडेबाज पार्टी जो है इस बार गुंडागर्दी नहीं कर पाई। पहली बार प्रत्युष जी पश्चिम बंगाल के चुनाव के इतिहास में पिछले 50 सालों में पहली बार किसी भी मासूम की मृत्यु चुनाव के दौरान नहीं हुई। पहली बार कोई भी बम नहीं फूटा चुनाव के समय में। 100 बम जरूर तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद और तमाम इलाकों के अंदर रखे थे जिसको सेंट्रल फोर्सेस ने एनआईए ने पकड़ा, पर इस बार ये इतने बौखलाए हुए इसीलिए हैं कि ये भय और आतंक के अंदर जनता को नहीं ला पाए और जनता ने भय और आतंक के विरुद्ध वोटिंग करी। पिछली बार 1221 इंसिडेंट्स ऑफ पोस्ट पोल ऑफ वायलेंस हुए थे ड्यूरिंग द पोल। आज की तारीख में वो 50 भी नहीं हुए जिसमें से एक भी सीरियस इंसिडेंट नहीं हुआ। तो इनकी घबराहट समझ में आ सकती है। इससे भले सोफिया जी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, वो अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बता पाई 105 स्पीचेस में। और अभी अगर इनको लगता है पोल्स रिग्ड हैं, खराब हैं, तो इंतजार करिए 4 मई तक। अभी तक इतनी घबराहट क्यों है? क्यों जाके कल्याण बंदोपाध्याय गए कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर आज एक प्ली दाखिल करने की भाई सेंट्रल पीएसयू के एम्प्लॉइज जो है वो काउंटिंग एजेंट्स नहीं हो सकते? इसीलिए गए क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तहत जैसे पिछली बार इन्होंने काउंटिंग एजेंट्स को धमकाया था, इस बार वो धमका नहीं सकते, इसीलिए इनकी घबराहट है। जब भी बंगाल में फ्री और फेयर पोल होगा तृणमूल कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी। पिछली बार नंदीग्राम के अंदर फ्री एंड फेयर पोल हुआ, ममता बनर्जी बूथ 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 घूमी, हारी। इस बार फ्री एंड फेयर पोल भवानीपुर के अंदर हुआ, नतीजे देख लीजिएगा। सोफिया जी, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता दीदी में पहली बार इतनी बेचैनी और घबराहट देखने को मिल रही है कि वो बूथ बूथ घूम रही है भवानीपुर में। क्या कोई डर है, कोई बेचैनी है, घबराहट है? क्योंकि ममता बनर्जी का वोटकास्ट करने के बाद का बयान कि सीआरपीएफ गुंडागर्दी कर रही है। एक तरफ आप फोर्सेस को कह रहे हैं कि फोर्सेस यहां डिप्लॉयमेंट की गई है यहां पर चुनाव कराने के लिए, मतलब वो गुंडागर्दी करने यहां पर आई है कि चुनाव कराने आई थी? देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि नंदीग्राम में पिछली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, बाकी सब जगह नहीं हुआ था, बाकी सब जगह वायलेंस हुआ था। तो अभी ये बताइए कि क्या नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के बाहर था क्या? तो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में भी उस वक्त ममता बनर्जी की ही सरकार थी। तो अब इनको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी पिछली बार जीते थे क्योंकि वहां पर फ्री एंड फेयर पोल हुआ था। ये तो अजीब सी बात है, मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। अभी अगर इस बार की बात करें, देखिए ममता बनर्जी भी प्रार्थी हैं और वो भवानीपुर से उठी हैं। तो भवानीपुर में ऑब्वियसली अगर इनफैक्ट उन्होंने हर जगह ही जो है वो कैंपेनिंग की है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में अभी कई दिनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, नौके का सवारी कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी अगर इस तरीके का करती है तो मुझे लगता है इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और जहां तक बात देखिए, ये जो कह रहे हैं इनका कॉन्फिडेंस है ना, एग्जिट पोल में ये जीत रहे हैं, तो ये एग्जिट पोल में ही जीत रहे हैं, ये वास्तविक तौर पर नहीं जीत रहे हैं। वास्तविक तौर पर ग्राउंड लेवल में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीत हमारी है और जीत पक्की है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बंगालियों के आत्मसम्मान को जो बाहरी लोग आकर, इनके जो स्टार प्रचारक हैं, आके जो बयानबाजी अरे मेनका गुरुस्वामी को राज्यसभा भेजा, जिसने आरजी कार की रेप और मर्डर विक्टिम के खिलाफ लड़ी। मेनका गुरुस्वामी कौन सी भारी नहीं हो गई? तेजस्वी यादव को कैंपेन करने आए और बंगाली अस्मिता की बात करते हो। अरविंद केजरीवाल जिसकी नोटा के बराबर वोट, नोटा से भी कम वोट है बंगाल में, और बंगाली अस्मिता की बात करते हो। दुर्गा पूजा को शुक्रवार के तहत दुर्गा पूजा पे बैन लगाते हो और प्रोसेशन के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो और बंगाली अस्मिता की बात करोगे? आप सिर्फ घुसपैठियों की अस्मिता की बात कर सकते हो। असली बंगाली अस्मिता को तो आपने त्राही कर दिया जब पश्चिम बंगाल से 40 लाख से ज्यादा युवाओं को छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि आपने चाकरी नहीं दी। ये सच्चाई है आपकी। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा के बारे में टीएमसी आप जानते हैं, टीएमसी जाने ओनेरा इलेक्शन हार चेन इस बार 3 साल में हमारी दुर्गा पूजा देखने के लिए ना। अरे सोफिया जी, शुक्रवार को जरा दुर्गा पूजा होगी तो मुहर्रम होगा, जरा बताना किस पे रिस्ट्रिक्शन दिया था ममता बनर्जी ने? दुर्गा पूजा पे रिस्ट्रिक्शन दिया था, ये सब जानते हैं। आपकी सायनी घोष जो फेज 1 के पहले काबा की बात कर रही थी, चुनाव से जमीन खिसकी तो फेज 2 के बाद में हनुमान चालीसा की बात करना शुरू हो गई। अरे थोड़ा इंतजार करिए, 4 मई आ रहा है, टीएमसी आउट है, बीजेपी ने इंतजार करिए। पश्चिम बंगाल की जनता आपके घमंड को चूर चूर करेगी।
घमंड को चूर चूर करेगी, आपकी गुंडागर्दी को चूर चूर करेगी। और पश्चिम बंगाल की महिला, भले वो कस्बा की बेटी हो या भले वो आरजी कार की बेटी हो, मैं दानिश अजीज आपके पास आऊं लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गौतम लहरी जी आपसे समझना चाहूंगा। ममता बनर्जी कह रहे हैं 4 मई को मां माटी मानुष की सरकार बनेगी, और बार बार हमने टीएमसी के पूरे कैंपेन में देखा ये बाहरी लोग, मतलब अगर कोई चुनाव वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है तो वो बाहरी लोग, तो ये क्या बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी ये लड़ाई है, ये इस बार के इलेक्शन में हुई? बाकी सारे इश्यूज में ये भी एक इशू है, ये इशू था और प्रचार का। नहीं, बाहरी से मतलब क्या है सर? बाहरी से मतलब है कि जो बाहर से आ रहा है, बंगाल से बाहर आके प्रचार कर बीजेपी को दिखाना चाहते हैं ये बाहरी पार्टी, लेकिन वो तो 4 तारीख की साबित हो जाएगा कौन बाहरी है कौन अंदर है। दूसरी बात, मैं ममता बनर्जी का फेसबुक पेज पोस्ट अभी सुना है, उसमें ये भी कहा कि केंद्रीय बाहिनी, केंद्रीय बल, उन्होंने अत्याचार किया है, बहुत लोगों को राज्य स्टेट पुलिस भी अत्याचार किया है, ये भी स्वीकार किया है। उनका जो चुनाव आयोग ने जिसको अपॉइंट किया है, जो बांग्ला में उन्होंने जो बोल रहे थे इसलिए भरोसा दे रहे थे कि 4 तारीख को बीजेपी जीत नहीं पाएंगे, माटी मानुषी सरकार आ रहे हैं, और उसके बाद तो आप देख लेंगे, सबके भरोसा दे रहे हैं। लोगों का जो उनके लोगों का कर्मचारी के ऊपर, उनका कर्मी के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर जो अत्याचार हुई उसको भी उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी वीडियो वार्ता में जो मैंने सुना अभी। इनके सबसे बड़ी बात मेरे को आश्चर्य लगा, उन्होंने कहा दोपहर का 1:08 में पीएमओ के तरफ से जो एग्जिट पोल दिया गया वो सबको उनके पास खबर है। अच्छा। किसी मीडिया के तहत वही भी एग्जिट पोल की दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं मीडिया को। तभी सारे मीडिया तो अपने आप किया होगा, मुझे पता नहीं वो मीडिया ही जवाब दे पाएगा। इसलिए एक ही मीडिया हाउस है जो शायद एग्जिट पोल नहीं कर पा रहे, नहीं किया। हमारा ये एआई एग्जिट पोल है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो हमने हमारा जो अनुमान था वो सटीक निकला था, और वो जो नतीजे आए थे उसके बेहद करीब था। मतलब सोफिया खान जी, अगर मान लीजिए कि ये अनुमान आपके पक्ष में होता तब तो आप कहते कि नहीं बहुत अच्छा है, आपके पक्ष में नहीं दिख रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है। खैर ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, आप कह सकती हैं कि ये अनुमान है, ये नतीजे नहीं है। मैं दानिश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। दानिश जी, अवैध घुसपैठ का मुद्दा जो हमारा सर्वे था उसमें एक बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया। भले आप लोग कह रहे थे कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा था। थैंक यू सो मच प्रत्युष जी, आपने बोलने का मौका दिया और टाइम दिया। देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी थोड़ी देर पहले एक नौटंकी चल रही थी आपके चैनल में ही बैठकर, 2 पॉलिटिकल पार्टी के लोग बड़ा अच्छा नाटक कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे माने सबसे बड़े लड़ाकू यही लोग हैं। टीएमसी अपनी बात रखकर लड़ रही थी, बीजेपी के प्रदीप भंडारी जी अपनी बात रखकर लड़ रहे थे, लेकिन इन दोनों बातों में इन लोग ये भूल गए कि पश्चिम बंगाल की जनता जिसके नाम पे ये लोग वोट ले रहे हैं, जिनके लिए ये लोग वोट ले रहे हैं, जिनके लिए ये लोग सरकार बनाएंगे, उनका क्या होगा। आज क्यों पश्चिम बंगाल के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं? क्यों प्रदीप भंडारी जैसे भाई मेरे जो है वो हमें बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया है, पश्चिम बंगाल में बाहरी लोग हैं। सोफिया खान जी क्यों बोलने पे मजबूर है, उनकी पार्टी क्यों बोलने पे मजबूर है कि हैदराबाद से आया हुआ एक पार्टी बाहरी लोग यहाँ पे कैंडिडेट दिया। अरे भाई, मैं सोफिया खान जी को बोलना चाहता हूँ, मैं छाती ठोक कर बोलना चाहता हूं, 5 साल नहीं 2021 में भी मैं कैंडिडेट था, 2026 में भी मैं कैंडिडेट हूं, और मैं इसी पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ, इसी पश्चिम बंगाल में मरूंगा और इसी मट्टी में सोफिया जी को दानिश जी को एक साथ रखिएगा। मैं बाहर नहीं हूं, मैं बाहर ही नहीं हूं सोफिया जी। तो आप अपने पार्टी को और अपने लोगों को समझा दीजिए, बाहरी 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 बोलना बंद करें आपके मुख्यमंत्री जी। अब आते हैं प्रदीप भंडारी जी के ऊपर। ये जो बार बार घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, इन्होंने SIR करवाया, आपका पूरा का पूरा इसी कमीशन का एक प्रोसेस किया। आप बताइए प्रदीप भंडारी जी, आपने कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा, कितने आपने लोगों को पकड़ा? आप जो बार बार ब्लेम कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, आपकी पार्टी जो कंटिन्यूअसली ब्लेम कर रही है कि बाहर के लोग बंगाल में है, बाहर के लोग बंगाल में, आप बताइए कितने लोगों को आपने बाहर में भेजा? अरे मैं आपको बोलता हूं प्रदीप जी, मैं आपके साथ कमर में आप रस्सी बांधिए और कमर में बांध कर ले चलिए, वो आपकी है। प्रदीप भंडारी जी जो आप दिखा रहे हैं वो 513 किलोमीटर का बॉर्डर खुला सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ा है। 513 किलोमीटर का बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ा है प्रदीप जी। 513 किलोमीटर का सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉर्डर
आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ा है, और इसका साथ देने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने साथ दिया है। 10 सेकंड में मैं आपकी पोल खोल दूंगा। 10 सेकंड। अरे क्या आप पोल खोलेंगे? मैं आपकी 5 सेकंड में पोल खोल दूंगा। चलो आप पहले पोल खोलो। अच्छा पहले 10 सेकंड तो दे दीजिए। दानिश भाई 1 सेकंड। दानिश भाई आपने सवाल किया, 10 सेकंड तो दे दीजिए। हाँ, अप्रैल 28, 2026 कलकत्ता हाईकोर्ट में कहा कि 127 किलोमीटर में से सिर्फ बंगाल की सरकार ने केंद्र को मात्र 8 किलोमीटर दी और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पे फाइन इंपोज करी कि एक झूठा एफिडेविट उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर डाला। ये है सच्चाई तृणमूल कांग्रेस की घुसपैठिया प्रेम की। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट है। कलकत्ता हाईकोर्ट जब असम में बीजेपी की सरकार बनी थी, एक घुसपैठिया असम की बॉर्डर से नहीं आ पाया। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने दो, 24 घंटे के अंदर घुसपैठिया तुम दबा के वापस भागेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम दबा कर भागेंगे। लवली खातून जैसे घुसपैठियों को हमने टिकट दिया है ना, सोफिया जी की पार्टी ने जो घुसपैठियों को टिकट दिया है वो तक को जाना पड़ेगा। बीजेपी वाले के दम नहीं है कि इस देश से हमें बाहर निकाल कर फेंक दे। अरे आप थोड़ी घुसपैठी हो, आप क्यों इतनी घबराहट कर रहे हो? अरे प्रदीप जी ये कहा, ये अपने आप को समझ रहे हैं। हम तो बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, अभी अपने आप को घुसपैठिया माने मैं क्या कर सकता हूं? सोफिया जी अवैध घुसपैठ का मुद्दा हमारे सर्वे में, एआई सर्वे में ये आया कि एक बड़ा मुद्दा था, जिसे आप कह रही थी कि ये बीजेपी का मनगढ़ंत मुद्दा है। ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया। एसआईआर तो पहले ही कर दिया ना। अगर एसआईआर में चुनाव आयोग आकर कह दे कितने बांग्लादेशी, कितना रोहिंग्या मिले हैं, 91 लाख लोगों में जो है मृत घोषित करने के बाद 27 लाख जो लोग हैं जिनके नाम कटे हैं, ये आकर कह दे कि भाई वो बांग्लादेशी है या वो रोहिंग्या है। अगर जिनके पिता का जी का नाम आ गया है, उनका बेटा बांग्लादेशी, माने पिता भारतीय है लेकिन उनका बेटा बांग्लादेशी साबित हो गया। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तो आप इनका एआई रिपोर्ट बता पाएगा। एआई से इन लोगों ने नाम डिलीट किए हैं, उन्होंने नाम डिलीट किए हैं, तो ये घुसपैठिए का सबसे पहले के सवाल जाते हैं अमित शाह डिबेट में। सोफिया जी से बांग्ला नहीं बोली जा रही। सोफिया जी जो तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता है, एक लाइन बांग्ला नहीं बोल पा रही है। ये सच्चाई है तृणमूल कांग्रेस की। बांग्लार माँ, बांग्लार माटी, बांग्लार मानुष, तृणमूल चाइचे ना, तृणमूल सिंडिकेट चले ना, पलटानो दरकार, बांग्लार माँ माटी मानुष बोले सोफिया जी। और ये बताइए कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्यों बोला आपको कि फॉल्स एफिडेविट फाइल किया आपने कोर्ट में? ये 28 तारीख का है, 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं। एक्सपोज हो गई आपकी पार्टी, एक्सपोज हो गई आपकी सरकार। अब तो इंतजार करिए, 4 मई के बाद में विपक्ष में ही बैठना है आपको, और आपके जो भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल के दरवाजों में जाना है। अरे आपनारा बांग्लार माँ बोले सोफिया जी, तृणमूल कांग्रेस चाइना, बांग्लार युवा बोले तृणमूल कांग्रेस चाइना, सिंडिकेट चलबे ना, सिंडिकेट चलबे ना, पलटानो दरकार होइछे। एक सेकंड सोफिया जी क्या बंगाल में, मैं अभिज्ञान सर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले सोफिया जी सवाल तो सुन लीजिए। सोफिया जी क्या नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा की आशंका है? क्योंकि इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका डाली गई है कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। सेंट्रल फोर्स हमेशा से ही रही है। देखिए पहली बार चुनाव नहीं है, पहली बार नहीं रही है, झूठ बोल रही है। सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ पर कई जब भी चुनाव होता है सेंट्रल फोर्सेस रहते हैं। झूठ बोल रही हैं आप सोफिया जी। पिछली बार चुनाव की घोषित होने, चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद चली गई थी, अब काफी समय तक रहने। चुनाव के बाद की बात हो रही है सोफिया जी, या तो आपने सवाल सुना नहीं। चुनाव के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस को कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए, ये याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। वायलेंस करवाती है बीजेपी सरकार। इस बार इनको कोई मुद्दा नहीं मिला कि वायलेंस करवाएं, क्योंकि अगर इस बार वायलेंस करवाते तो इनके एसआईआर के जहांगीर इस बार वायलेंस नहीं कर पाया सोफिया जी, जहांगीर नहीं कर पाया इस बार वायलेंस, घबराइए मत। ऐसे सब जहांगीर का इलाज। अभिज्ञान सर इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री का बयान कि चुनाव के
नतीजों के बाद भी 60 दिन तक सेंट्रल फोर्सेज यहां पर रहेंगी, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई है, यही मांग दोहराई गई है, चुनाव के नतीजों के बाद भी सेंट्रल फोर्सेज को यहां रहना चाहिए। इसमें बताया गया है कि पहले के चुनाव के नतीजों के बाद 2021 का जिक्र किया गया, कैसे हिंसा हुई थी, मामला कोर्ट तक पहुंचा था। तो यह कहना कि साहब चुनाव के नतीजों के बाद सेंट्रल फोर्सेस का वहां पर रहना बीजेपी को अपना फायदा दिखेगा, अभी तो यह तय नहीं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अभी तो अनुमान ही है। ये सेंट्रल फोर्सेस से इतना डर और इतना भय क्यों है? 4 तारीख के बाद अभिज्ञान सर। नहीं, सेंट्रल फोर्सेस से कोई डर और भय नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बड़ी सिंपल एक सेकंड सोफिया जी, एक सेकंड सोफिया जी, जो अहमियत है, अब देखिए यहाँ पे बाकी लोग या तो बोल रहे, मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ कुछ लिख के समझ पाने की कोई क्या बोल रहा है, कोई लॉजिकल पॉइंट्स हैं। देखिए, फंडामेंटल पॉइंट क्या है, एक राज्य में चुनाव हो रहा है जो जनता का चुनाव है, जनता को तय करना है किसकी सरकार लानी है, किसकी सरकार जानी है। अगर इस स्थिति में, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर इस स्थिति में, इस माहौल में चुनाव होने के बाद भी संशय है, आशंका है कि पिछले बार की घटनाओं को देखते हुए हिंसा हो सकती है, और अगर इस बात को अदालत तक, सर्वोच्च अदालत तक ले जाया जा रहा है, तो इस संशय को दूर करना कतई गलत नहीं होगा। अगर सेंट्रल फोर्सेस की प्रेजेंस की आवश्यकता है वहां पर, और जो सर्वोच्च अदालत है या जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए वो तय करते हैं कि वो रहे वहां पर, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंततः वहां की पश्चिम बंगाल की जनता वो सर्वोपरि है, सर्वोपरि वो जनता है। उस जनता को एक चुनाव की वजह से ये महसूस होने की जरूरत नहीं है कि वो हिंसा के माहौल में फंस गई है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? जी। तो ये एक इलेक्शन है जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पूरी दुनिया में होता है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है। तो ये संशय किसी को नहीं होना चाहिए कि चुनाव हो गया या किसी की सरकार आई या किसी की नहीं आ पाई, इस वजह से हिंसा होगी। मेरा ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सोफिया जी, क्या दिक्कत है अगर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस नतीजों के बाद भी रहती है? तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये लोग यूपी बिहार से लाकर जो दंगे करवाते हैं ना लोगों से, इनके जो झारखंड के सब लोग जो लेकर आते हैं, शायद दिक्कत इनको होगी क्योंकि मिर्ची तो इनको लगेगी ना। 4 तारीख को अगर हमारी जीत होगी, हम जो है जीत का परचम लहराएंगे, तो ये लोग तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को उल्टा नहीं टांग पाएंगे। जैसे अमित शाह ने कहा था कि यहाँ पर 4 तारीख को लोगों को उल्टा टांग कर मारेंगे, ये लोगों को प्रधानमंत्री भी कहते हैं चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। अभी ये बदला जो है, अगर ये बदला वाकई में पश्चिम बंगाल के लोगों से लेंगे कि वो उन्होंने ममता बनर्जी को चौथी बार भी चुना है, तो केंद्र बल अपना समझे भाई। मुझे लगता है कि केंद्र बल को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 4 तारीख को तो ममता बनर्जी के लोग जीत रहे हैं, ममता बनर्जी जीत रही हैं, तो मिर्ची किसको लगेगी, दंगे कौन करवाएंगे, ये तो फिर देश देखेगा बैठकर। तो मुझे लगता है कि केंद्र बल, मतलब आप भी ये मान रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं दंगे कौन करवाएगा ये भी पूरा देश देखेगा, मतलब आपको लग रहा है कि नतीजों के बाद दंगा होगा, बवाल होगा बंगाल में? अब ये यूपी नहीं, अभी आपने कहा ना कौन दंगा करवाएगा पूरा देश देखेगा, मतलब आपको आशंका है, आपको आशंका है या फिर आपका विश्वास है ये कि दंगा होगा? क्यों होगा साहब? होने नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए दंगा। क्यों होगा? नतीजों के बाद क्यों दंगा होगा, क्यों बवाल होगा, क्यों हिंसा होगी? होनी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि अच्छा है कि केंद्र बल है तो ये नहीं करवा पाएंगे ना। अभी तो सरकार हमारी बनेगी तो मिर्ची किसको लगेगी? अरे मैं कह रहा हूँ किसी की सरकार बने, आपकी सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, नतीजों के बाद हिंसा के इतिहास को देखा गया है कि क्या हुआ था 2021 में। अगर हुआ भी है तो ये लोग मिर्ची लगती है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, 2021 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी। किसने दंगे कराए? कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या थी? नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल, लॉ ऑफ द रूलर इन बंगाल। ये तृणमूल कांग्रेस दंगाइयों ने चुन चुनकर ऑपोजिशन के वर्कर्स को ऊपर हमला करा और बंगाली हिंदुओं के ऊपर हमला करा। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, भले वो सोना पप्पू हो, भले वो शेख शाहजहां हो, भले वो जहांगीर हो या भले वो शौकत मोल्ला हो, कोई भी टीएमसी का गुंडा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा पश्चिम बंगाल की मां का, पश्चिम बंगाल की बेटी का, पश्चिम बंगाल के युवा का।
चुन चुन कर हर गुंडे का कानूनी रूप से इलाज होगा, चुन चुन कर। चुन चुन कर अरे आप काहे इतना घबरा रही हैं? आपको थोड़ी बोला जा रहा है। आप, मैंने बोला गुंडे, मैंने कहा गुंडे, मैंने ये तक नहीं कहा टीएमसी के गुंडे। ये देखिए, ये बोलना शुरू कर दी, मतलब गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी यही है। अरे ये नहीं बचा पाएगा जहांगीर को, नहीं बचा पाएगा जहांगीर को। जहांगीर जिसने पश्चिम बंगाल की मां माटी मानुष को धमकाया, उसका कानूनी रूप से इलाज होगा, कानूनी रूप से इलाज होगा। जिसने पश्चिम बंगाल में बम की फैक्ट्री बनाई, कानूनी रूप से इलाज होगा। नहीं बचा पाएंगे आप गुंडों को, नहीं बचा पाएंगे। इंतजार करिए 4 मई। दानिश भाई 4 मई 12 बजे, 4 मई 12 बजे, मतलब ये बयान लोगों ने इतनी बार देखा और ये बयान इतनी बार दिया गया। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि साहब 4 मई 12 बजे क्या होगा, सरकार किसी की बने, क्या होगा 12 बजे 4 मई को? देखिए सर, मैं शुरू से अपने भाषणों में भी बोलता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने हमेशा कहा है कि आरएसएस के 2 फूल, बीजेपी और तृणमूल, ये जिस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं ना यहाँ पे सर, ये बस ऐसे ही ये लोग जनता के सामने भी दिखा रहे हैं। और पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर, एकदम टॉप टू बॉटम ये लोग सेटिंग की राजनीति चला रहे हैं पश्चिम बंगाल में और बेवकूफ बनाने की काम कर रहे हैं ये लोग। आप देखिए, अभी देखिए प्रदीप भंडारी जी को देखिए, सोफिया जी को देखिए, कितना दर्द होने लगा। 4 मई 12 बजे के बाद, 4 मई 12 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी तो 7 जन्म में भी सरकार नहीं बना सकती। 4 मई 12 ऐसे ही 2014 में बोला गया था और जनता ने 2014 में घमंड को चूर चूर करा था। इतना घमंड मत रखो, ऐसे घमंडियों का जब चूर चूर होता है ना, दानिश भाई से ज्यादा चुनाव आते हैं। दानिश भाई आपका तो खाता भी खुलना शुरू नहीं हुआ। दानिश भाई, आप बोलते बोलते रुक गए। आपने कहा कि पहले कहा बीजेपी, आपने कहा नहीं बीजेपी तो सरकार नहीं बनाएगी, तो आप क्या मान रहे हैं टीएमसी सरकार बना रही है? क्योंकि आप तो सरकार बनाने की स्थिति में हो नहीं। मैंने बोलता नहीं रुका, मेरी बात आप अच्छे से सुनिए। बोलिए। प्रदीप जी बीच में बोल दिए तो फिर तो मैं यही बोल रहा हूं कि 12 बजे बीजेपी तो 7 जन्म में जीत ही नहीं सकती। और अब आते हैं सोफिया खान जी के ऊपर। तृणमूल कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए अगर असदुद्दीन अवैसी साहब और अन्य दल जो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, उसकी जरूरत पड़ेगी तब जाके ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। ओके, देखिए बड़ा स्टेटमेंट, मतलब आप किंग मेकर की भूमिका में होंगे और फिर आप सपोर्ट करेंगे टीएमसी को, जिसके लिए अभी आपने कहा कि आरएसएस के 2 फूल, एक बीजेपी दूसरी तृणमूल, आप उसी को सपोर्ट करेंगे। अभी आप ही ने कहा, बिल्कुल अभी आपने कहा कि उनकी जरूरत पड़ेगी टीएमसी को सरकार बनाने के लिए। अत्युष जी आपने भी कहा कि किंग मेकर का रोल अदा करेंगे एमआईएम, मतलब आप किंग मेकर की भूमिका में होंगे। पिछली बार कितना वोट आया था? देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी बात है। कैंडिडेट कितने उतरे, कितना वोट आया? पश्चिम बंगाल के जनता पर भरोसा है, पहले आवाम पर भरोसा है सर। चलिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने कहा किंग मेकर की भूमिका में होंगे। हमारे साथ अजीत शुक्ला जी, सेफोलॉजिस्ट हैं, जुड़ चुके हैं। अजीत शुक्ला जी, क्या बंगाल में आपको लग रहा है कि अभी तक तो जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं, हमारा भी ओपिनियन पोल कह रहा है कि बीजेपी को एज है, वो सरकार बनाने जा रही है। हालांकि टीएमसी की सीटें भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन क्या ये किंग मेकर की भूमिका में कोई पार्टी आ सकती है क्या? वहां नहीं, कांग्रेस, लेफ्ट या इधर वे जाएगा। किंग मेकर की भूमिका तो कुछ नहीं होगी, या तो बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाएगी या टीएमसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाएगी। जो रिसेंट हिस्टोरिकल डेटा है वेस्ट बंगाल का, वो सपोर्ट करता है टीएमसी को, लेकिन बीजेपी का जो रिसेंट हिस्टोरिकल डेटा है इलेक्शन दर इलेक्शन, वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। आप देखिए हरियाणा में जो है वो कोई नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आप महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में जो है लोकसभा चुनाव जो है हारी थी भारतीय जनता पार्टी, जबकि लोकसभा असेंबली इलेक्शन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई। तो भारतीय जनता पार्टी का भी जो रिसेंट हिस्ट्री है वो, और जो टीएमसी का वहाँ का लोकल हिस्ट्री है वो, जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है वो दोनों एक बराबर है। तो बड़ा ही कठिन है, मतलब इस बार जो है अग्नि परीक्षा है हर पॉलस्टर के लिए कि कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डेटा पे जाते हैं तो मतलब कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर, मतलब क्लियर है, या तो बीजेपी या तो टीएमसी। सोफिया जी, 12 बजे के बाद क्या होगा? मैंने सवाल इसलिए किया
क्योंकि अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि ये बाहरी लोग तो चले जाएंगे दिल्ली वाले, रहना तुम्हें यहीं पर है, मतलब यहाँ के लोकल अधिकारियों को, उनके परिवार का ख्याल हम रखेंगे, मिठाई हम खिलाएंगे। मिठाई ही खिलाने की बात है ना, मिठाई ही खिलाने की बात है ना। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि हमने कुछ सीटें उन्होंने गिनाई, ये हम हार गए, पिछली बार हम उधार थे। अब देखते हैं दिल्ली से कौन सा बाप तुमको बचाने आता है, क्योंकि इस बार मैं खुद देख रहा हूं। तो ये फूल बरसा रहे थे, धमकी दे रहे थे, क्या था ये? तो 12 बजे के बाद क्या होगा, इसको लेकर के ये कई सारे वीडियो, ये मन में लोगों के गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपोजिट रिएक्शन जब यहाँ पर प्रधानमंत्री आकर बयानबाजी करते हैं कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, जब यहाँ अमित शाह आकर कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा करके लटका देंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जाकर तुम लोग 23 तारीख और 29 तारीख को जितने भी टीएमसी के समर्थक हैं वो लोग जाकर थाने में रिपोर्ट कर दो, थाने में जाकर जमा हो जाओ। तो देखिए, इसका जवाब तो देना बहुत जरूरी होता है ना भाई, कि पश्चिम बंगाल के लोगों को आकर बाहर से आकर आप लोग धौंस जमाएंगे उनके ऊपर। क्या भारी बात कर रहे हैं? बंगाल की पार्टी असलियत है, ये तो आजादी के समय थे भी नहीं। इनका कब जन्म हुआ तृणमूल कांग्रेस से? कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, कांग्रेस से निकली हुई पार्टी, जिस कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता को पाकिस्तान को देने की बात करी है, हमको सिखाएंगी? कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, कांग्रेस की बी टीम है ये। बंगाली अस्मिता का सबसे बड़ा खतरा ये लोग हैं। बॉबी हकीम कहते हैं कि कलकत्ता को मुसलमान मेजोरिटी बना देंगे और आप बात करोगे। अरे असली घुसपैठिया प्रेमी आप हो, असली बाहरी आप लोग हो। 40 लाख बंगाली युवाओं को बाहर भेज दिया क्योंकि चाकरी नहीं दे पाए। बंगाल जो इंडस्ट्री का हक था उसको जाके आपने बॉम्ब की फैक्ट्री बना दिया। पश्चिम बंगाल को ये बी टीम है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस से निकली कांग्रेस की बी टीम तृणमूल कांग्रेस। हमें सिखाएंगे कौन है। पश्चिम बंगाल की जनता आपको बाहर करेगी और तब पता चलेगा असली बाहरी कौन है। उर्दू लाते हो बंगाली हटा के और हमको बोलोगे। अरे आप पश्चिम बंगाल के लोगों को धमकाते हो। आरजी कार की माँ जिसका किसी बच्ची का रेप हो गया था उसको तक असॉल्ट करा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने। 24 साल की कस्बा की बेटी को रेप और मर्डर किया तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने। इनका ऐसा सबक होना चाहिए पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा इनको, कि हमेशा याद रखें कि जो पश्चिम बंगाल की माँ माटी मानुष के साथ खिलवाड़ करेगा वो असली घुसपैठिया है। आप सुनिए, पश्चिम बंगाल में बंगाली चलेगी ना कि उर्दू चलेगी। तो भाजपा के शासन, अरे आपके शासन के अंदर जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि पश्चिम बंगाल की बेटी रात के 8 बजे के बाद घर से नहीं निकले, ये बात करेंगे। अरे भाजपा के शासन में रात की 8 बजे हो या रात का 12 बजे हो, पश्चिम बंगाल की बेटी निकलेगी और किसी टीएमसी के गुंडे से नहीं डरेगी। समझे? कोई टीएमसी का गुंडा पश्चिम बंगाल की बेटी पे। अभिज्ञान सर को लाइएगा स्क्रीन पर। अभिज्ञान सर, यहां बार बार बाहरी का मुद्दा उठा, हमने देखा जो स्टेट, आप कहिए कि भाषाई राजनीति, मैं साउथ की बात नहीं करता, महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर मराठी। अब सर यहां पर बंगाल में पिछले चुनाव में भी हमने सुना, मैं लगभग 2 महीने था, मतलब बाहरी बाहरी बाहरी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर बंगाल से नहीं है, वो आ रहा है प्रचार करने, तो ये बाहरी है, ये बाहरी है, ये बंगाली अस्मिता को खत्म कर देगा। पिछली बार भी हमने सुना था। क्या ये बहुत बड़ा मैटर करता है बंगाल के लिए? नहीं, ये किसी चुनाव में मैटर नहीं करता, क्योंकि एक बड़ी कड़वी सच्चाई है हिंदुस्तान की राजनीति। बल्कि कड़वी क्या सच्चाई है, कड़वी नहीं बोलना चाहिए कि सब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में होती है वो सत्ताधारी होती है। एक समय में कांग्रेस थी, आज इतने लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी है। तो उसके लीडर्स जो है, जो अलग अलग रीजन से आते हैं, राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, वो अलग अलग जगहों पर स्टार प्रचारक के तौर पर जाते हैं। तो किसी के जाने से स्टार प्रचारक के तौर पर वहां की स्थानीय राजनीति में वो बाहरी हो जाता है, ये मैं आर्ग्यूमेंट मानता ही नहीं हूं। नहीं तो फिर तो राजनीति चले ही ना, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जाएगा ना प्रचार करने। अब हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो मेरी जन्मस्थली बनारस से सांसद है, तो पूरा देश ने उनको एक्सेप्ट किया। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री है, सांसद वो बनारस से है, तो क्या बनारस के वो बाहरी हो गए? नहीं, वो बनारस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ। तो ये कोई अपने आप में आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। अगर इसको पॉलिटिसाइज करके आर्ग्यूमेंट के तौर पर, दलील के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरे हिसाब से बहुत कमजोर दलील है, एकदम स्पष्ट कहता हूं। और प्रदीप भंडारी को सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस से निकल कर आई है, बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया। लेकिन साथ में वो एक चीज ये भी याद रखे कि ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री किनकी सरकार में थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थी। तो ये भी याद रखना ममता बनर्जी का, अगर हम बैकग्राउंड डिस्कस करें तो बहुत ज़रूरी है। बट बाहरी वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो कहीं भी हो,
मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान की राजनीति में, चाहे केंद्रीय चुनाव हो या राज्य के चुनाव हो, कोई बाहर का नेता वहां ना आए कैंपेन करना। ये लॉजिक ही डिफीटेड है अगर पॉलिटिकल डिबेट पे इसको लाया जाता है तो। ठीक है प्रदीप जी, मतलब ममता बनर्जी तो एनडीए में भी रही है, यूपीए में रही है, एनडीए सरकार में मंत्री रही है। जवाब देता हूं। हाँ। जब यूपीए के साथ जाना शुरू किया तब ममता बनर्जी ने क्या कहा, रोहिंग्या आम नागरिक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा, और जब उसके बाद ये तृणमूल कांग्रेस वाले कांग्रेस के साथ में वापस से अलाइन किए, तब समझ में आ गया कि इनकी असली विचारधारा बेटिया प्रेम की है। और जैसे जैसे 30% के ऊपर राजनीति करने लगे, इन्होंने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को एज सेकेंडरी सिटीजन समझा। तभी मुझे बताइए, चलिए प्रत्युष जी, कोई भी देश का दूसरा नेता अगर ये कहता कि कलकत्ता को सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी बनाना चाहिए तो आप तो कम्युनल बोलना शुरू कर देते। बॉबी हकीम कहते हैं कि वो एक ड्रीम करते हैं कि इंशाल्लाह कलकत्ता मुस्लिम मेजॉरिटी बने। क्या ये कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है? क्या ये बंगाली अस्मिता के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ नहीं है? बॉबी हकीम जो ममता बनर्जी के राइट हैंड है, ये तक कहते हैं कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो उसका दुर्भाग्य है। क्या कोई नेता जो मेयर है वो ऐसा कह सकता है? उसने संविधान की शपथ ली है कि किसी धार्मिक किताब की शपथ ली है? ये सबसे बड़ा खतरा है प्रदीप जी, नहीं, कोई ऐसा नहीं कह सकता। मैंने ठीक है, मैं कह रहा हूं कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आप मुझे बताइए कि बीजेपी के एक सेकंड सोफिया जी एक सेकंड, मतलब अगर शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि हिंदू और सनातन खतरे में है और वो कहते हैं कि साहब सारा हिंदू हमें वोट दे रहा है, तो फिर ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? आप तो सबकी बात करते हैं, तो आपके सबके में सिर्फ हिंदू ही शामिल है, फिर मुसलमान सिख ईसाई कहां गया? बंगाल में हिंदू शामिल है क्योंकि बंगाल में प्रताड़ित हिंदू है। बंगाल के अंदर बंगाल की सरकार ने सिर्फ बंगाली हिंदू को प्रताड़ित किया है, सिर्फ दुर्गा पूजा के ऊपर बैन किया है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के हिंदू को चुन चुन के टारगेट किया है। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, पर हम मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हैं। और इन्होंने मुसलमान तुष्टीकरण बंगाल के अंदर किया है। और इन्होंने बंगाल जो रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि है, जो स्वामी विवेकानंद की भूमि है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है। 4 तारीख को नतीजे वाले दिन पता चलेगा किसके मुद्दों में दम था और जनता ने किसे चुना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।